हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने केस स्टडीज अपलोड कर दी है और 4 चैप्टर्स के हमारे केस स्टडी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे चैनल्स पे जाके आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमने चालू किया है। बचे हुए जो 4 चैप्टर्स है उनके भी केस स्टडी जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे। जस्टिफिकेशन किस तरीके से लिखना है आइए देखते हैं, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे जस्टिफिकेशन की आ रही थी। लेट्स स्टार्ट विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का जो तरीका है वो आपको सीखना है, जस्टिफिकेशन याद नहीं करना है। जस्टिफिकेशन को किस तरीके से लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं और क्या आपको प्रूफ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क कैसा होगा उस पर आप ध्यान दीजिए। याद रखें, जस्टिफिकेशन के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जस्टिफिकेशन आपको समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम शुरू करते हैं आपका पहला जस्टिफिकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पे कहा है, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं, क्या वो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजेस, अल्टरेशन। यहाँ पे उसको आप कर सकते हो कि नहीं। तो ये आपका सवाल है। तो सवाल आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी आप प्रिंसिपल रूल्स आप मैनेजमेंट के आपने पढ़ा है, भले वो 14 प्रिंसिपल्स हो या FW टेलर जी का फैसला हो, जितने भी प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, तो ये प्रिंसिपल क्या आप सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपका जवाब है यस। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर। यस, ये है। बिकॉज बिकॉज नंबर 1 पॉइंट, दे आर जर्नल गाइडलाइंस नॉट रिजिड। इसको आपको पकड़ के चलना नहीं है, जस्ट जर्नल गाइडलाइंस। इसको आपको फॉलो करना है। याद रखे, इसको आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, आपको देखना है। लेकिन याद रखे, याद रखे, याद रखे, इसको पकड़ के चलना नहीं है। सो चेंज कैन बी मेड व्हेन रिक्वायर। आप जब चाहो उसको आप चेंज कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट, दिस प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन आपके अलग अलग होते हैं, साइज अलग होती है, उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका तरीका, उनका मैनेजमेंट करने का तरीका भी अलग होता है। कोई बंदा वन मैन आर्मी होता है और कोई हर एक काम को डिविजन करता है। तो बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस आप अपने मैनेजमेंट को आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली in different situations. Flexibility helps manager to face dynamic changing business conditions. It's allow management to take practical decision based on a real life situation. याद रखे, रटा रटाया ज्ञान आपको नहीं होता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस देता है। आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लगाना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पे डील करने के लिए आना चाहिए। तो ये याद रखे आप लोगों को कि किस तरीके से आपका फ्रेमवर्क होगा। याद रखे, यहाँ पे मैंने आंसर से बोरो किया हूँ और कुछ मैंने अपना यहाँ पे वर्ड्स ऐड किया हूँ। 4 मार्क का आता है, 4 मार्क के लिए 5 पॉइंट इज इनफ। मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको लिखना है। अगर 6 से 7 पॉइंट भी आप लिखते हो दैट इज नो इशू। लेकिन याद रखे, आपका जो भी आंसर्स रहेंगे उसको आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ताकि आपका एग्जामिनर साइन करने के वक्त पे उनको पता हो कि आपने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं। ओके, आइए हमारा आपका सेकंड हम आते हैं जस्टिफिकेशन पे। सेकंड जस्टिफिकेशन जो है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक कंपनी के, हर एक बिजनेस के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक मटेरियल, लेबर, कैपिटल। ये आपके वो रिसोर्सेज है जिससे आपकी कंपनी चलती है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है। याद रखें, मटेरियल और लेबर को अगर जिसने भी मैनेज करना सीख लिया, लेबर बहुत सारे हैं, मटेरियल नहीं है, मटेरियल बहुत सारा है, लेबर नहीं है, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में मटेरियल ज्यादा है, लेबर कम है, तो मटेरियल टाइम पे नहीं बनेगा तो मटेरियल खराब हो जाएगा। लेबर ज्यादा है, मटेरियल कम है, तो लेबर आपका वेस्ट होगा। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपका जो मैनेजमेंट है वो यही सिखाता है हाउ टू डील विद योर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से करना है, यही आपको सिखाता है।
The number one point, they provide a scientific and systematic guidelines of effective use of resources. Properly planned. Planning help in avoiding wastage, misuse, duplication of resources. डिविजन ऑफ वर्क, काम बांटने से आपका जो काम है वो हल्का होता है और डबल टिबल काम नहीं होता है। हर एक को पता है उसका काम क्या है, तो वो बंदा वही काम करेगा। इंश्योर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक मैन, money, material, and machines are used economically. Optimum utilization, increasing productivity, efficiency, profitability of other organization. I hope so. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया रहेगा। तो पहले मैंने यहाँ पे वर्ड्स को, सेंटेंस को पहले मैंने एक्सप्लेन किया हूँ और फिर उसको ही को मैंने अपने वर्ड्स में मैंने कन्वर्ट करके लिखा हूँ। याद रखें, मैं दो चीज की हेल्प लिया हूँ, एक तो मेरा कंटेंट नॉलेज, दूसरा मेरा नॉलेज, और दोनों को मिक्स करके मैंने एक 5 पॉइंट का सेंटेंस मैंने यहाँ बना के मैंने यहाँ पे लिखा हूं। आइए हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि याद रखिए, आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर आपके कई सारे कंटिन्यू रखो, मैं कंटिन्यू कर लूंगा, चालू रहने दो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री है, आपका एक ऑफिस है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कई सारे आपके एम्प्लॉयज रहेंगे। किसी एम्प्लॉयज को आप बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और किसी एम्प्लॉय को आप हमाल की तरह ट्रीट करेंगे। तो आज नहीं तो कल आपके जो वो बंदे जिसको आप हमाल की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो आपके बगावत करेंगे, या फिर उसके आप में लॉयल्टी नहीं रहेंगी, या फिर वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। याद रखे, आपको जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे एम्प्लॉय को हमाल बना दो, नहीं, आप उनको समझे, आप अपने वर्क की कंडीशन समझे, वर्क की कंडीशन, वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बंदे रखिए, और हर जितने भी आप एम्प्लॉयज या लेबर या वर्कर्स आप रख रहे हो उसको आप इक्वली ट्रीट करें, ताकि आपका जो प्रोडक्शन, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरीके से रन हो। इक्विटी यहाँ पे बहुत जरूरी है हार्मनी के लिए। अगर आप चाहते हो हार्मोनाइज हो, तो यहाँ पे पूरी अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। भेदभाव क्रिएट अ डिस्प्यूट। आगे बढ़ते हैं। इट्स इंश्योर अ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट और टू द ऑल एम्प्लॉयज। बताया मैंने अभी आपको, सारे एम्प्लॉयज को आप सही काम कराएं। मैंने ये नहीं कहा कि सबको हमाल बना दी, नहीं, सबको जितना उसका काम की जरूरत है, जितना हम उससे काम करवा सकते हैं उतना ही काम करवाए। ये ताकत भी देखना जरूरी है। अगर आप उससे हमाल की तरह सबको काम करवा रहे हैं, सिर्फ आप मुनाफा देकर, तो भी आप गलत हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस इन अ वर्कप्लेस। ओके, बताया मैंने आपको। फेयर ट्रीटमेंट मोटिवेट एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। किसी भी एम्प्लॉय को अगर उसके काम में खुशी मिले तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जॉब सेटिस्फैक्शन उसको होगा, तो वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा आपके लिए। इट्स बिल्ड द लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द वर्कर। इक्विटी हेल्प इन मैनेजिंग इंडस्ट्री पीस एंड हार्मनी रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन अगर बराबर है, अगर सब कुछ बराबर है, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री में कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होंगी, और आपका पूरा स्ट्रक्चर, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से रन करेगा। चलिए आइए 4 पे आते हैं। थोड़ा मैं स्पीड अप जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं अगर लगेगा थोड़ा सा आप एक बार रिपीट करके सुन लेना। टाइलर एम्फसाइज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये होता है, टाइलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने ये कहा है कि आप जब भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हर बार आप इक्विपमेंट चेंज करते जाएंगे तो माइंड सेट बन नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि एक नट हमारा होता है, आपका काम है डेली आना है, नट को टाइट करना है, बराबर।
अगर आप एक दिन पकड़ से ना टाइट कर रहे हो, एक दिन आप किसी और चीज से टाइट कर रहे हो, एक दिन पानी से टाइट कर रहे हो, एक दिन रिंग पाने से टाइट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड सेट बैठ नहीं पाता है। तो एडवर्ड टेलर जी क्या कहेंगे, खड़े रहने की पोजीशन, आपका हैंड मूवमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट, सब होना चाहिए एक। अगर आपका सब चीज अगर एक है, तो वो आपकी पूरी बॉडी, आपका जो रहेगा, वो जो इक्विपमेंट है वो आपकी बॉडी का क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, और वो भी एक मशीन की तरह पूरी बॉडी के साथ में काम करेगा। तो इक्विपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। Standardization ensure uniform quality and size of a tool and equipment is help in a reducing wastage of time and material during the production. Worker become a more efficient as they use the familiar and fixed tool. It avoid confusion and simplify the training of a worker. Overall, it's lead to the higher productivity and a lower cost of production. Okay, I hope समझ आपको आया रहेगा। आइए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंशियल वेजेस। डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट प्लान इज नेसेसरी। ओके, बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो वहां पे कई टाइप के आपको क्वालिटी के आपको वर्कर्स देखने मिलेंगे। कोई वर्कर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई वर्कर ऐसे भी होंगे जो अच्छा प्रोडक्शन नहीं, कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों वर्कर को आप एक अपना इसमें आप नहीं मानेंगे, कैटेगरी में आप नहीं डिफाइन करेंगे। दोनों कैटेगरी, दोनों वर्कर का आप देखेंगे प्रोडक्शन, दोनों कैटेगरी, दोनों अपना वर्कर का आप चेक करेंगे कि वो कितना वर्क कर रहा है, कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है, और उस एफिशिएंट के हिसाब से आप उनको इंसेंटिव दे, आप उनको बोनस दे, आप उनको एक्स्ट्रा पे करे, ताकि बाकी जो वर्कर जो काम नहीं करे वो उस वर्कर को देख के क्या हो, मोटिवेट हो। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। याद रखें, यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर जी यही कहते हैं कि डिफरेंशियल पीस रेट बहुत जरूरी है ताकि एक मोटिवेशन मिले। आइए मैं कहने क्या लिखा हूं, इस मोटिवेट द वर्कर टू इंक्रीज द एफिशिएंट एंड आउटपुट। ऑफ कोर्स efficient workers are rewarded in higher wages, encouraging healthy and competition. Inefficient workers are motivated to improve their performance. It's helped the management to reduce the labor cost per unit. This plan support Tyler principle of scientific management and incentive wages. I hope so. एक बार आपने समझ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आया रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन करता हूं। याद रखें, आपको जस्टिफिकेशन को याद नहीं करना है। एक बार आप सुन लीजिए, मुकम्मल आप सुन लीजिए। अगर आपको एक बार सुनने में अगर आपको समझ में आ जाता है, तो इसको अपने दिमाग से लिखना है, और जो भी पॉइंट्स आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स आप लिखे, और याद रखे कंटेन नॉलेज आपको होना चाहिए। पूरा 5 पेज का या पूरे लंबा पेज का आपको लिख के मतलब नहीं है। Just write 5 point 6 point, it's enough for the justification.